गाजा में एक बड़ी घटना में हमास ने कम से कम एक ही जगह यानी अल कबीरा खान यूनिस में एक तरफ D9 बुलडोजर उड़ाया, दूसरी तरफ मरकवा टैंक उड़ाया। इसके बारे में डिटेल्स हम आपको देंगे। सबसे पहली खबर ये आज की, उसके बाद जो दूसरी खबर है कि क्या सीज फायर के जो पूरा सीज फायर को लेके जो राजनीति चल रही है, गाजा सीज फायर को लेके, उसके क्या बहुआयाम है, मल्टी डायमेंशन, उसके वेरियस डायमेंशंस क्या है। उसके बाद तीसरी जो बात है कि आज इजराइल ने बड़ी बमबारी की और बहुत ही खतरनाक, उसमें कुछ जर्नलिस्ट मारे गए और एक महिला जर्नलिस्ट बुरी तरह से जख्मी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथी जो बड़ी खबर वेस्ट बैंक को लेके है, वहां जिस तरह की एक इंजीनियरिंग इजराइल कर रहा है, कैसे वो ज्योग्राफी की एक इंजीनियरिंग है और कहां तक वो सफल है, उस पर बात करेंगे। 5वें नंबर पे ईरान में तो आप जानते हैं बहुत कुछ हो रहा है और आज एक लिंक सामने आया कि ईरान पे हमला, चाइना पे भी एक हमला था एक तरह से, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो देखिए आज का जो 5वां, फिर 6ठा जो लेबनान, 7वां सीरिया और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं हमास के हमले पे। हम रोज आपको बता रहे हैं कि हमास कैसे नए नए तरीकों से हमले कर रहा है, नए नए एक्सप्लोजिव बना के, एक्सपेरिमेंट करके, क्रिएटिव तरह से बना रहा है। उसके बात शुरू करने के पहले हमास पे मैं बता दूं कि आज मेरी वीडियो बनाने की स्थिति उस तरह की उतनी नहीं थी, मुश्किल से बना रहा हूँ, थका हुआ बहुत हूँ। कुछ ऐसा, आज बारिश भी हुई, हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं 3 दिन से। आज इलाहाबाद आए, ये हमारा इलाहाबाद का पुराने घर का कमरा है और इसमें देखिए बहुत सारी स्मृतियाँ इससे जुड़ी हैं। मेरे, क्या मैं बताऊँ, मेरे माँ बाप नहीं रहे, खैर, तो वो मैं आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा सा हो सकता है कि हम उतना डिटेल में आपको ना बता पाए, या हो सकता है बता भी पाए, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी क्या है कि ये वीडियो आप पूरे अंत तक देखिए और उसके साथ साथ कमेंट्स भी प्लीज इसमें आप करीब 1000 करिए। अब देखिए मैं आपको जो हमास की जो सिचुएशन बता रहा था, हमास ने देखिए सबसे पहले एक D9 बुलडोजर अल कबीरा में उड़ाया और ये बैरल एक्सप्लोजिव बॉम्ब से। अब बैरल एक्सप्लोजिव बॉम्ब मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये होते हैं मल्टी बैरल, ये जब फटते हैं तो ये कई जगह जो इनके अंदर म्यूनिशंस भरे होते हैं, यानी युद्ध की सामग्री भरी होती है, उसमें कीलें भी हो सकती हैं, बम भी हो सकते हैं, उसमें गोलियां भी हो सकती हैं, अलग अलग तरह की जो युद्ध की सामग्री, उसको बना के एक बैरल बॉम्ब बनता है। और बैरल बॉम्ब जब फटता है तो वो कई दिशाओं में वो जो एक तो जो एक्सप्लोजन होता है उसमें जो डायनामाइट होता है वो उससे हताहत और नुकसान होता है, और दूसरी तरफ उतना ही महत्वपूर्ण कि उसके अंदर जो म्यूनिशंस है, उसके अंदर जो तमाम और चीज़ें भरी गई हैं, गोलियां, मेटल, बहुत सारी चीज़ें। लोकल लेवल पे भी ये जो बैरल बॉम्ब्स बनते हैं और गांव में कभी कभी तो उसमें तो कील भी डाल देते हैं, तो इसलिए मैंने कील कहा। लेकिन जो हमास यूज कर रहा है उसमें देखिए बुलेट्स, उसमें बुलेट केसेस, उसमें कुछ मेटल्स जो कि शार्प मेटल्स हैं जो कि सीधे आपके यहाँ लगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, प्लस उसमें कुछ पेनिट्रेटिव रॉकेट्स भी, EFP नहीं लेकिन कुछ छोटे छोटे रॉकेट्स, जो हमास की खासियत है। और ये एक नई बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमास की जो खासियत है कि वो बैरल बॉम्ब्स में छोटे छोटे रॉकेट्स रखता है जिसमें बहुत छोटे एक्सप्लोजन होते हैं, एक्चुअली जैसे दिवाली के पटाखे होते हैं उसी साइज के, लेकिन उनके अंदर जो डायनामाइट होता है वो घातक होता है। तो ये जो जब फटता है तो ये कई दिशाओं में जाता है। अब क्या हुआ, D9 बुलडोजर, जो D9 बुलडोजर हमास ने ब्लास्ट किया, इसका जो म्यूनिशन था ये कम से कम चारों तरफ फैला और उसी अल कबीरा में, जहां पर थोड़े समय बाद एक मरकवा टैंक उड़ाया, वो भी बड़े यूनिक तरीके से, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जो D9 बुलडोजर में, अब ये जो देखिए क्या है कि ये D9 बुलडोजर था, ये अपना एक्सकेवेशन करता है, मलबों को हटाता है, पैलेस्टीनियन घर गिराता है, जो इजरायली बॉम्बिंग में क्षतिग्रस्त हो गए घर उनको और गिराता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक इसमें एक बात थी इस बार, वही इजरायली सोल्जर्स, पैदल इजरायली सोल्जर्स अपने D9 बुलडोजर को किसी खास वजह से इधर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कि अकम्पनी कर रहे हैं, यानी उसके साथ साथ चल रहे हैं। और इसकी वजह जो है वो ये भी बताई जा रही है कि इजराइल अपने जो हमास ने होस्टेजेस रखे हुए हैं, और होस्टेजेस मैं बता दूं कि होस्टेजेस, कोई एक होस्टेज नहीं मिला है
इसराइल को जब से शुरुआत जब से लड़ाई की शुरुआत हुई है, शायद 3 एक बार वो रिकवर कर पाए थे, 3 और को तो मार ही दिया था। और अभी जब से 17 मार्च 2025 से जो नेतन्याहू ने नया ऑफेंसिव शुरू किया है, तो 0 सक्सेस रेट है होस्टेजेस की मिलने। और इसको लेके आज इजरायली आर्मी से भी झगड़ा हुआ, वो मैं सीज फायर टॉक्स जब मैं सेकंड पॉइंट कवर कर रहा हूँ तब बताऊंगा। अभी देखिए जो इजरायली सोल्जर्स चल रहे, तो जो D9 बुलडोजर के नीचे जो बॉम्ब डिटोनेट हुआ, बैरल बॉम्ब, इससे D9 बुलडोजर तो क्षतिग्रस्त हुआ, उसके आसपास जो चलने वाले इजरायली सोल्जर्स थे कम से कम 7 और 8 वो घायल हो गए। अब जैसे मैंने बताया कि उसमें कुछ मेटल इस तरह का था, वो किसी के गर्दन पे यहाँ लगा, वो जख्मी हो गया। फिर किसी के सर पे कोई इतने बड़े बड़े बॉल्स लगे। जो छोटे वाले रॉकेट्स हैं जो मैं बता रहा था कि जिसमें डायनामाइट पावरफुल है, वो छूट के लगे, 2-3 लोग उससे घायल हो गए। तो ये जो एक पूरा एक तरह से इसको कहते हैं कि बैरल बॉम्ब सकम्फ्रेंस, कि बैरल बॉम्ब अपना एक सकम्फ्रेंस बनाता है, अपना एक तरह का सर्कल बनाता है, या इससे सकम्फ्रेंस होता है जो एक, उसको एक हिंदी में एग्जैक्टली ज्योमेट्री में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका आप समझ गए होंगे। उसका चारों तरफ D9 बुलडोजर के एक जो गोलाई, मतलब गोलाई टाइप नहीं, लेकिन उसका जो एक जितना भी गोल शेप में हो सके उस तरह का एक ये अगर आप बनाइए D9 बुलडोजर के चारों तरफ, तो उस पूरी परिधि में इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से जख्मी हुए। और उसमें से ये भी हुआ कि इजरायली सोल्जर्स ने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। और इस अंधाधुंध गोली चलाने में फिलिस्तीनी सिविलियन तो कोई नहीं मारा गया इस गोली चलाने में, लेकिन उससे इनके अपने सोल्जर्स जरूर हर्ट हुए। यानी 1-2 ऐसे सोल्जर्स हैं जो बुरी तरह से घायल हुए और जिनके मारे जाने की भी संभावना है। तो ये जो एक हमास कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इसी तरह की एक और घटना जिसका मैं शुरू में जिक्र नहीं कर पाया, वो नॉर्थ गाजा में, वहां भी बैरल बॉम्ब छोड़ा गया, लेकिन D9 बुलडोजर पे नहीं, बल्कि एक कमांड सेंटर, एक छोटे छोटे कमांड सेंटर जो इजरायलीज ने बनाए हैं पूरे गाजा में। और इजरायलीज कह रहे हैं कि हम गाजा के 50% पे हमारा कब्जा हो गया है। अब कब्जा तो तुमने 7 अक्टूबर के बाद भी किया, उसके बाद 2023 दिसंबर तक कर लिया था, उसके बाद तुमने 2024 में 4 बार कब्जा किया पूरा गाजा, और अभी कह रहे हो कि हम 50% हमने कब्जा कर लिया। खैर, तो ये जो अपने कमांड सेंटर्स बना रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास कमांड सेंटर्स हैं, हम इस बार जो है केवल कहीं जाके हमास को ख़त्म करके भाग नहीं रहे हैं, बल्कि हम टिक रहे हैं। वो जो टिक रहे हैं वही उनकी कब्रगाह बन जा रही है। और उसी में हमास ने कल भी एक सोल्जर नॉर्दर्न गाजा में मारा गया था, जो इजराइल ने एडमिट किया। आज भी खबर है, अभी तक इजराइल ने एडमिट नहीं किया है, लेकिन आज भी खबर है कि कम से कम 2 सोल्जर्स तक उसमें मारे गए हैं, क्योंकि वहां एक बैरल बॉम्ब डिटोनेट कर दिया हमास ने। और ये रिमोट डिटोनेशन हमास कर रहा, रिमोट से, तो आप सोच लीजिए। और ये जो अब एक तरफ हाथ से भी रख रहा है, जैसे कई घटनाओं मैंने बताया, और एक तरफ वो पूरा अपने हाथ से भी डिटोनेट कर रहा है। तो ये जो सारी टैक्टिक्स है, इससे क्या हो रहा है कि जो इनका कमांड, जहाँ ये कमांड सेंटर बना रहे हैं कि भाई 15-20 इजरायली सोल्जर्स खड़े हो गए, कुछ वायरलेस वगैरह हो गया, कुछ इस तरह का वहाँ सेटअप एक बन गया कि एक ये एरिया IDF के कंट्रोल में, इसका ये मतलब होता है। तो उसको लेकर हमास नुकसान पहुंचा के, क्षति पहुंचा के इनके उस पूरे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दे रहा है। अब आते हैं दूसरी घटना में, जो अल कबीरा में हुई मरकवा टैंक, जिसमें एक साइड डिवाइस था। अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो एक्सप्लोजिव हमास यूज कर रहा है, जो EFP है, जो एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स है, जो एक रॉकेट की शेप में बन जाते हैं, उस तरह के कई एक्सप्लोजिव, थाकिब, शुवात, इस तरह के कई एक्सप्लोजिव जो है हमास ने बनाए, शावेज भी। तो अब इसमें एक थाकिब एक्सप्लोजिव और साइड अटैक। अब साइड क्या होता है? साइड अटैक मतलब ये होता है कि जैसे आप टैंक जा रहा है, मरकवा टैंक जा रहा है, एक मेन एक्सप्लोजन हुआ, तो मेन एक्सप्लोजन की तरफ सबका ध्यान गया, तब तक में दूसरी जगह एक साइड एक्सप्लोजन हो गया। अब यहां जो खासियत है कि हमास ने जो मेन एक्सप्लोजन किया वो नॉर्मल था, यानी जो उसका डायनेमाइट था, आवाज बहुत की उसने, लेकिन उतनी क्षति नहीं पहुंचाई बॉम्ब ये टैंक को। और जब इजरायली सोल्जर जो टैंक के अंदर थे, नॉर्मली 6 या 7 होते हैं, वो लोग जब बाहर निकले और उन लोगों ने इंस्पेक्ट करना शुरू किया कि क्या डैमेज हुआ, उसके बाद जो साइड में थाकिब एक्सप्लोजिव था, खतरनाक, वही रॉकेट वाला EFP, वो फट गया।
और उसमें भी कम से कम 2 या 3 इजरायली सोल्जर बुरी तरह से घायल है, कुछ के मारे जाने की भी खबर है। ये सारी चीज़ों की पुष्टि नहीं हो पा रही है इस बार। बहुत ही स्ट्रिक्ट मिलिट्री सेंसरशिप है, जितनी पहली बार नहीं थी इजराइल की तरफ से। तो इस वजह से देखिए वो सारी चीज़ें पता नहीं लग पा रही है, लेकिन वो हो तो रही है ना। ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि नॉर्थ गाजा में आज हुआ, आज खान यूनिस में हुआ। खान यूनिस में 2 घटनाएं हो गई, D9 बुलडोजर भी नष्ट हो गया, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया, और उधर टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये जो सारी देखिए चीजें हैं, ये जो चोटें हमास एक एक करके पहुंचा रहा है, इसी को वॉर ऑफ एट्रिशन कहते हैं, घिसाव थकाव की लड़ाई। और हमास बखूबी इस लड़ाई को लड़ रहा है। इसमें देखिए अगर कोई भी एनालिस्ट, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में हो या बाहर, कोई एनालिस्ट इस चीज को एक डिटेल एनालिसिस की तरफ नहीं ले जा पा रहा। प्रवीण साहनी जैसे लोग हमारे यहाँ हैं, बहुत उन्होंने इंडो पाक वॉर की बहुत सारी जो खामियां हैं और जो दोनों तरफ की जो वॉर स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में, वेपन्स के बारे में, और आज तो कुछ ऐसी चीजें आई कि इंडियन एयरफोर्स के कुछ लोगों ने कहा कि उनको रोका गया, ये सब, तो वो सब वो एनालाइज कर रहे हैं और भारत की क्या कमजोरी रही है। और उन्होंने एक बड़ी बात कही है जो मैं अलग से किसी वीडियो में कहूंगा कि इंडिया जो है कन्वेंशनल वेपन्स नहीं बना रहा है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब जब से बनाया तो उसी में एक रिलैक्स सब मामला हो गया कि भाई ठीक है न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब आप छोड़ नहीं सकते आज की दुनिया में। तो आपको कन्वेंशनल वेपनरी पर ही डिपेंड होना पड़ेगा, और वहां भारत ने जोर नहीं दिया और उधर चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। तो वो एक पूरी स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसकी एनालिसिस प्रवीण साहनी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रवीण साहनी भी अभी क्या है कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, मैं चाहता हूं कि उस तरह के लोग एनालाइज करें उसको, हमास को एनालाइज करें, ईरान की स्ट्रेटजी को एनालाइज करें, अभी वो नहीं कर पा रहे। तो ये एक समस्या एक है, और इस चीज को, गैप को मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझ पर अलग अलग तरह के लोग अभियोग लगा देते, ये कर देते, लेकिन भाई मैं तो साफ साफ बोलूंगा जो सच्चाई है। तो अभी देखिए हमास की बहुत डिटेल स्टडी जो मैंने शुरू से आपके सामने पेश की है, और वो जल्दी ही कुछ दिनों बाद, मतलब अभी तो देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन किताब की शक्ल में भी चीज़ें आ सकती हैं, और ये आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ। और ये एक ऐसी संभावना आज से 6 महीने 7-8 महीने बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि किताब की शक्ल में आए। अब देखिए हम दूसरे पॉइंट पे आए कि गाजा सीज फायर का क्या हो रहा है। दरअसल गाजा सीज फायर फिर वही बात, हमास ने जो साफ साफ कहा था कि हम बिना अपना हथियार नहीं डालेंगे, हम किसी भी तरीके से इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि गाजा के लोगों का फाइनल से होगा गाजा में क्या कौन सी सरकार युद्ध के बाद बनेगी, इसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम कुछ कर सकते हैं कि टेक्नोक्रेट्स कुछ हम रख सकते हैं, लेकिन वो प्रो इजराइल और प्रो अमेरिकन फोर्सेस को हम अलाउ नहीं करेंगे, ये हमास ने कहा। अब इसको लेके नेतन्याहू और उसके आज नेतन्याहू के कैबिनेट की 2 बार मीटिंग इसी मुद्दे पे, और इसमें जो है सबसे पहले नेतन्याहू ने इस तरह से पेश किया जैसे वो जीत गया है, ईरान भी जीत गया, लेबनान भी जीत गया, सीरिया भी जीत गया, और अब वो गाजा में उसको कंप्लीट विक्ट्री चाहिए। लेकिन सेना ने वहां विरोध कर दिया, ये खबर आ रही है नेतन्याहू का सिक्योरिटी मीटिंग में, कैबिनेट सिक्योरिटी मीटिंग में, बहुत ही टॉप सीक्रेट। और इयाल जमीर जो कि IDF के समय के नए चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम करीब 50 से 60% गाजा की स्ट्रिप को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, इससे हम आगे बढ़े तो 75% पे अगर हम पहुंच गए तो जो होस्टेजेस हैं, जो इजरायली प्रिजनर्स हैं, उनकी जान को खतरा है, हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है कि वो मारे जाए हमारी बमबारी से। अब इसको लेके नेतन्याहू और उनमें बहस हो गई, और ये देखिए कुछ कुछ जगह आया है अलग अलग, तो मैंने सब जोड़ के एक पूरी एक न्यूज स्टोरी बनाई। तो वो जो एक झगड़ा हुआ है उसको लेके दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई, दूसरी कैबिनेट मीटिंग में भी रिजॉल्व नहीं हुआ। IDF ये कह रहा है कि जो गाजा की जो जंग है उसकी सारी संभावनाएं एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी जो उसमें किया जा सकता था वो किया जा चुका है। अब वो अलग बात है कि नेतन्याहू, अब ये तो वो अपने IDF के चीफ को नहीं बताएंगे कि नेतन्याहू का मकसद है गाजा के सिविलियंस को और मारो, ताकि वो मतलब एकदम बेरहम, जो क्रूर, क्या कहें, कोई शब्द नहीं है, दुनिया देख रही है फिर भी नहीं बोल रही है, मतलब गाजा के लोगों को, बच्चों और औरतों को मारो ताकि हमास सरेंडर करे, और उसके साथ साथ गाजा के लोगों को बाहर, मतलब गाजा से बाहर किया, और गाजा को ट्रंप को गिफ्ट में दे दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि इतनी क्रूर,
इस तरह की लड़ाई आज तक दुनिया में हुई है कभी? इतिहास वो अलग बात है, कोई 2000-3000 साल पहले क्या हुआ, लेकिन अभी मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले 100-150 सालों में भी कॉलोनियल जो पावर्स थी उनने भी, हालांकि भारत में 1 करोड़ लोग मारे गए 1857 की जंग में, मैं रोज आपको बताता रहूंगा, तो उसमें इस तरह की चीजें हुई थी जिसमें पूरे के पूरे गांव को मार दिया गया था ताकि जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो सरेंडर करें, लेकिन वो सरेंडर नहीं किए, वो लड़ते रहे। अब यहां भी देखिए हमास सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन नेतन्याहू जो अपनी सेना को ये कैसे बताए? अब सेना को उसने खुली छूट दी, तुम गोली मारो सिटीजन्स को, ये सब वो सब छूट है, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। अब सेना को अगर ये कहा जाए कि गाजा के सिटीजन्स का मैसाकर ही, यानी जो 20 लाख लोग हैं, अगर उनमें से 1-1.5 लाख 2 लाख जख्मी हो गए, मारे गए हैं, बाकी लोगों का मैसाकर करो, 18 लाख लोगों को मारना शुरू कर दो, तो ये भी संभव नहीं है ना। आईडीएफ के पास उस तरह का इक्विपमेंट भी नहीं है, आईडीएफ के पास उस तरह की कोई सोच भी नहीं है, मतलब सोच तो हैं जेनोसाइडल ये लोग, लेकिन ये सोच नहीं है कि कैसे इस चीज़ को करें। जैसे हिटलर ने साइंटिफिकली उसको किया था कि जूस को ले जाके गैस चेम्बर्स में भर दिया था, गैस छोड़ दी, ऐसे हजारों लोग मर गए। अब खुले में आप गाजा में ये सब कर नहीं सकते हैं, तो आप अभी तक दुनिया को क्या कह रहे हैं? आप दुनिया को कह रहे हैं कि हम बम्बार्डमेंट कर रहे हैं हमास पे, बीच में सिविलियंस आ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेकार का लॉजिक है, दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है उसको, लेकिन फिर भी ये कहे जा रहे हैं। अब लेकिन सेना को क्या कहें? यहां ये समस्या होगी, सेना को कैसे कहें, किन तरीकों से तुम 18 लाख लोगों का नरसंहार करो, और उसी में हमास लगातार मार रहा है। जैसे जैसे इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, तो जो पीछे जो इनके कमांड सेंटर्स हैं वो छूटते जा रहे हैं, वहां पर हमास हमले एक के बाद एक हमला कर रहा है। मरकबा टैंक पे हमला किया, D9 बुलडोजर पे हमला किया, मैंने बताया, और ये रोज हो रहा है। तो इससे जो आईडीएफ का जो पूरा, जिसको कहते हैं ना कि एक आर्मी देखिए इस पे चलती है कि उसका गोल क्या है, तो वो गोल ही उसके सामने साफ की, और ये नेतन्याहू गोल दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ट्रम्प भी विरोध कर देगा कि खुल के तुमने ये कैसे कहा। ये खेल है देखिए, तो इसमें हमास जो है पूरा फंसा के आईडीएफ को वो कर रहा। अच्छा, अब जो तीसरा पॉइंट है देखिए, आज एक बहुत बड़ा मैसाकर एक हुआ, क्योंकि गाजा में जो बीच है, बीच की तरफ लोग, अब समुद्र में तो नहीं लोग चले जाएंगे ना, बीच में काफी लोग थे, वहां पर बम्बार्डमेंट हुआ, 33 उसमें फिलिस्तीनी शहीद हुए। उसमें जर्नलिस्ट है, उसमें एक महिला जर्नलिस्ट है जिसका ट्विटर अकाउंट भी है, मेरे ख्याल से अबू सुल्तान उनका नाम है, वो भी बुरी तरह से जख्मी पूरा दिखाई पड़ी। और एक जर्नलिस्ट, उसमें एक पुरुष जर्नलिस्ट वो मारे गए, तो जर्नलिस्ट जो मारे गए हैं उनकी संख्या बढ़ के अब 228 हो गई, 228, 228 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड, एंड देयर इज नॉट इवन अ सिंगल, क्या कहेंगे इसको, एक शब्द भी, एक चू भी नहीं कर रहा है भारत का मीडिया। भारत की मीडिया को तो करना चाहिए, हम दूसरे मीडिया को हम ब्लेम करें, हम दुनिया की मीडिया को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन भारत का मीडिया क्या कर रहा है? ये जो सारे लोग हैं, आशुतोष से लेके संदीप चौधरी से लेकर, कुछ तो 228 पत्रकार मारे गए, कुछ इस पे तुम्हें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस साइलेंस के पीछे क्या है? इसका जवाब दो, और जवाब नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे सारे जो प्लेटफॉर्म है वो कोलैप्स करेंगे, और करना ही चाहिए उनको। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैसाकर हुआ ये आज, जिसमें 33 फिलिस्तीनी शहीद हुए, ये केवल एक था। उसके बाद बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के पास भी एक मैसाकर हुआ, जहाँ और तो अभी मतलब जहाँ करीब 15 फिलिस्तीनी शहीद हुए। तो अभी पूरी फिगर नहीं आई है, लेकिन मोटी अनुमान यही है कि 50 से 55 फिलिस्तीनी आज भी शहीद हुए, जो कि बहुत ही दुखद है। और उसमें देखिए एक चीज़ और हुई है कि जो प्रिजनर्स जेल में, जो कस्टडी में इजराइल के मारे गए हैं, अभी जो डॉक्यूमेंटेड है, जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो पता नहीं है, वो तो खैर जाने दी। तो 228 जर्नलिस्ट मारे गए। उसके बाद जो प्रिजनर्स मारे गए, आज एक प्रिजनर जेनिन का, वो भी इजरायली कस्टडी में, ऑब्वियसली टॉर्चर में उसको टॉर्चर किया गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो करीब 73 ऐसे 73 केसेस हो चुके हैं कस्टडी में जो इजराइल ने मारे हैं फिलिस्तीनियों को। उसके अलावा करीब 785 एथलीट्स हैं, जिसमें करीब 400 केवल फुटबॉलर्स हैं, 785 खिलाड़ियों को इजराइल ने मारा है, और जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है अभी उसके बारे में पता ही नहीं।
अब ये जो देखिए पूरी बात है, ये इसका मतलब है कि एक्चुअल ये रियल जेनोसाइड जो हिटलर ने भी नहीं किया था। हिटलर तो ऐसे ही बस जूस देख के मारता था, या जो कम्युनिस्ट जर्मन हैं उनको मारता था, लेकिन ये लोग तो बाकायदा चिन्हित करके जर्नलिस्ट, खिलाड़ी, इंजीनियर्स, उसके बाद एड वर्कर्स, फिर हमास की जो पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रही है और जो शबाब गैंग से लड़ रही है, उनकी हत्या करना, उनको मारना, इस तरीके से पूरा खेल खेला जा रहा है। तो ये जो देखिए चीज़ है, इसके बारे में हालांकि इससे इजराइल कोई जीत हासिल कर लेगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है, इस बारे में अवेयरनेस ज़रूरी है। अब देखिए हम चौथी चीज़ पे आते हैं, वेस्ट बैंक। अब वेस्ट बैंक में क्या है कि तुलकरेम और जेनिन में 3 से 3.5 महीने हो गए इजराइल हमले पे हमला कर रहा है। उसकी कोशिश है कि पैलेस्टीनियन जो ऐसे एरियाज़ हैं उनके बीच में जूविश नए सेटलमेंट्स बना दो, जबकि सारे के सारे जो 6 लाख ऑलरेडी जूविश सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक में, वो सब के सब इलीगल हैं, लेकिन और भी इलीगल सेटलमेंट बना दो ताकि एक फ़िलिस्तीनी, जैसे जेनिन का फ़िलिस्तीनी तुलकरेम के फ़िलिस्तीनी से कट जाए, तुलकरेम का फ़िलिस्तीनी रमल्ला के फ़िलिस्तीनी से कट जाए। तो ऐसा करना है। अभी उन्होंने एक और रेड की है हिब्रॉन में, जो कि साउथ वेस्ट बैंक में। वहाँ उन्होंने इजराइल का कहना है कि हमास का एक बड़ा सेल उन्होंने बस्ट किया है, जो अंडरग्राउंड उसने कुछ फैसिलिटीज़ बना रखी थी और हथियार उन्होंने जब्त किया, और उसमें से कुछ ऐसे लोग पकड़े हैं जो हमास के हैं, जो 2010 के कुछ ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, जिसमें कई इजरायलीज मारे गए थे। तो हो सकता है ये सच हो सकता है कि ये प्लांटेड भी हो, लेकिन इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जेनिन में, वेस्ट बैंक में भी अंडरग्राउंड टनल्स बनने लगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो वेस्ट बैंक में मैंने आपसे कहा था अभी तक नहीं थी टनल्स, वहाँ पर टनल वॉरफेयर थी नहीं, क्योंकि बहुत फैला हुआ है वो। अब उसमें टनल्स में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करें वो भी एक सवाल है। लेकिन वियतनाम भी तो एक फैला हुआ था, लेकिन उसमें एक बात थी, जंगल थे, तो जंगलों में टनल्स बनाना फिर भी एक जंगल से दूसरे जंगल से वो जुड़ी रहती है। लेकिन एक खाली जो साफ मैदान है वहाँ पर अभी कोई टनल्स बना के वॉरफेयर किसी ने की, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इस घटना से जो हिब्रॉन में जो इजराइल ने कहा है कि मैंने हम लोगों ने एक सुरंग टाइप डिस्कवर किया, अभी पूरी सुरंग नहीं लेकिन एक सुरंग टाइप डिस्कवर की है, तो ये शायद इस तरफ इंगित कर रहा है कि वहाँ पर जो ईरान मदद पहुँचाना ईरान ने फिर से शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया था जॉर्डन के रास्ते ईरान मदद पहुँचाता है, और वेस्ट बैंक के नीचे भी हो सकता है कि टनल्स की तैयारी हो रही है। एक लंबी लड़ाई की तैयारी वेस्ट बैंक में भी हो रही है। 30 लाख फिलिस्तीनी है वहाँ उस तरह से कत्लेआम भी इजराइल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेशनल निगाहें ज़्यादा शार्प है, और वहाँ वो हमास वाला लेबल नहीं, वहाँ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, और है उस महमूद अब्बास जो है इजराइल के साथ है। लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल ये नहीं दिखा सकता है कि महमूद अब्बास के उसमें जो एरियाज़ हैं और जो वो जॉइंटली एडमिनिस्टर करता है, या जो ओस्लो अकॉर्ड्स का हिस्सा थे, उन पर वो सीधे सीधे बमबारी कर रहा है, ऊपर से हवाई बमबारी। इसलिए हवाई बमबारी अभी तक उस तरह से वेस्ट बैंक में नहीं हुई, इसीलिए उस तरह उतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग हताहत भी नहीं हुए। लेकिन वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बहुत हो रहा है, 20,000 लोग, कहीं भी मतलब 40 से 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनके घर डिमोलिश किए गए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो रेजिस्टेंस की टैक्टिक्स है कि उसने आगे रखा कुछ फाइटर्स को और पीछे खुद रहा, वो और बार बार आके वो हमला करता है वेस्ट बैंक में जब चाहता है। तो ये जो रेजिस्टेंस की टैक्टिक्स है ये इजराइल को बहुत हैरेस कर रही है। इससे इजराइल को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे टैकल करे, और अब जो ये टनल्स जो सामने आ गई, इससे इजराइल की परेशानी और बढ़ गई। फिर हम देखिए 5वें पॉइंट पे आते हैं, ईरान। अब ईरान में देखिए जो फुद्रो फैसिलिटी पे ट्रंप आज तक बोस्ट कर रहा है बिल्कुल परफेक्ट स्ट्राइक थी और पूरा सारी यूरेनियम फैसिलिटीज एनरिच हो गई, अब तो और फैक्ट सामने आए। आज सैटेलाइट इमेजेस आई कि उसी फुद्रो फैसिलिटी पे एक्चुअली काम चल रहा है। इजरायली एक्सकेवेटर, ये ईरानियन जो एक्सकेवेटर्स हैं यानी ईरानियन बुलडोजर्स वहाँ काम कर रहे हैं। कुछ नुकसान हुआ है ऑब्वियसली, उसको ठीक कर रहे हैं, और बड़े स्तर पे ये हो रहा है। 3 जगह ऐसा लग रहा है कि कुछ बम गिरे हैं, और वहाँ पर ईरानियन जो बुलडोजर्स हैं, ईरानियन जो सामग्री है, ईरानियन जो साजो सामान है जो इस तरह के क्रेटर्स को ढकता है, वो भी लगे हुए हैं। अब इसको आप क्या कहिए? ये भी बात सामने आई है कि
जो ईरान पे हमला था वो दरअसल चाइना का ईरान का लिंक भी काटना था, क्योंकि चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ईरान ला रहा था। पाकिस्तान में उसने शुरू कर दिया है और उसके बाद वो ईरान में भी इस चीज़ को लाने वाला था, तो इसलिए ये भी एक वजह थी। लेकिन ये तो उल्टा पड़ गई, क्योंकि चाइना ने जो ईरान को मदद की है वो सीक्रेट मदद है, वो चुपचाप वाली मदद है, उसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है। और अभी जो मदद कर रहा है उसके बारे में भी नहीं पता। अमेरिका घबराया हुआ है, क्योंकि वो लगातार बड़े बड़े प्लेन्स मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ वहाँ भेज रहा है, इसराइल में लैंड हो रहे हैं। लेकिन इधर ईरान में भी तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो जिस भी माध्यम से आए। और एक चीज़ और सामने आई है जो मैंने बताया था आपको कि फुद्रो, नतान्स और इस्फहान 3 फैसिलिटीज़ पे अमेरिका ने बॉम्ब किया था। फुद्रो और नतान्स पे तो जो B2 बॉम्बर्स थे उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए, GBU-57। लेकिन ऑब्वियसली वो जो ईरान की फैसिलिटीज़ थी वो 295 फीट नीचे थी, और जो बॉम्ब्स हैं ये GBU-57 ये 10-20 फीट के नीचे नहीं जा सकते। हम लोग से झूठ बोला गया। तो ये तो देखिए एक है बात, मतलब वो थोड़ा सा उन्होंने सरफेस ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज किया, नीचे तो जा ही नहीं पाए। लेकिन उसमें जो पूरी जो इस समय अमेरिका जो घबराया हुआ है कि ये बात खुल जाएगी आज नहीं तो कल, और उसमें एक अमेरिकन ऑफिसर ने बोलना भी शुरू कर दिया। उसने आज कहा कि ऐसा क्यों है कि इस्फहान पे हमने टोमाहॉक मिसाइल्स दागी 20, और हमने नतान्स और फुद्रो पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स डाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अगर हम तीसरी जगह भी बंकर बस्टर बॉम्ब डाल देते तो पूरा का पूरा राज खुल जाता, क्योंकि इस्फहान में जिस तरीके से वो पूरी यूरेनियम फैसिलिटीज़ है वो और ज़्यादा डीप है, तो उसमें तो बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता। और उसमें तो इसलिए उन्होंने एक मिसाइल टोमाहॉक मिसाइल छोड़ी समुद्र से। अब समुद्र से आप मिसाइल छोड़ेंगे वो क्या असर करेगी? वो ऐसे पैरेलल, वो ऐसे भी नहीं कि ऊपर है तो कोई आपने नीचे चीज़ दबाई है तो वहाँ उसको मार दो। मिसाइल मारने का मतलब है कि आपने खाना पूर्ति की। अब ये इस पे सवाल उठ रहे हैं अमेरिका के अंदर कि क्या ये खाना पूर्ति हुई? अच्छा, चाइना का देखिए, चाइना को लेके चाइना ने कुछ ऐसी चीज़ें ईजाद की, ऐसे हथियार जो किसी भी दूसरी पावर के से जिससे उसकी वॉर चल रही है उसका पावर ग्रिड खराब कर सकते हैं। पूरा का पूरा वो एक मिसाइल टाइप बनाई है। अभी तक तो साइबर अटैक से होता था, अब मिसाइल भी बना दी कि मिसाइल से पावर ग्रिड जो हैं वो खराब हो जाए। और इजराइल बहुत डर रहा है इस चीज़ से कि अगर ईरान को दे दिया चाइना ने तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और प्यूटिन ने फिर कहा कि ईरान को जिस भी तरह की मदद चाहिए, न्यूक्लियर वेपन की मदद चाहिए, वो भी और ये पहले कहता था रशिया देने को तैयार है, अब प्यूटिन कह रहा है कि कई देश देने को तैयार है ईरान को न्यूक्लियर वेपन। एकदम ठीक से इसको एकदम सुनिए, ईरान को न्यूक्लियर वेपन कई देश देने को तैयार है, ये प्यूटिन की भाषा है। ये देखिए पूरी परिस्थिति। उसके बाद जो छठा पॉइंट लेबनान को लेके है, धीरे धीरे वो स्थिति बन रही है कि हिजबुल्ला रॉकेट फायर करने जा रहा है, क्योंकि उसने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अभी कितने घंटों का दिया ये नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इजरायली फोर्सेस जो 5 जगह जहां पर वो कब्जा जमाए बैठी हैं, अगर उनको वहां से नहीं हटाया गया तो हिजबुल्ला अपने रॉकेट्स मारना शुरू कर देगा। तो ये जो पूरी चीज़ है, और ये बार बार 3 दिन से हिजबुल्ला कह रहा है। और आप याद करिए, पहले 7 अक्टूबर के बाद जो उसने 8 अक्टूबर से फायरिंग शुरू कर दी थी, उसके पहले उसने 3 वार्निंग दी थी, एक दिन में 3 वार्निंग्स। और 8 अक्टूबर को वापस उसने हमास की मदद के लिए हिजबुल्ला ने अपने वहाँ से लेबनान से मारना शुरू कर दिया था। उसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए, आप जानते हैं। युद्ध भी हुआ, फिर संधि हुई, संधि 2, मतलब इजराइल वायलेट भी कर रहा है। और अभी हिजबुल्ला की कोशिश थी कि लेबनीज सरकार इजराइल को हटाए, या लेबनीज जनता देखे कि हिजबुल्ला ने एकदम से कोई रैश एक्शन नहीं लिया। वो अपनी सरकार को उसने मौका दिया, उसकी सरकार नहीं कर पा रही है, लेबनीज आर्मी नहीं कर पा रही है, तो हिजबुल्ला आगे आया। तो ये देखिए एक बड़ा फ्लैश पॉइंट होने जा रहा है। जैसे ही हिजबुल्ला फायरिंग शुरू करता है, हर तरफ बवाल मच जाएगा। इजराइल फिर एक बहाना ढूंढेगा ईरान पे हमला करने के लिए, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल होगी। हालांकि एक चीज़ सामने आई है, मैं आपको बता दूं, पहले किसी दूसरे पॉइंट में डिस्कस करना चाहिए था, शायद पहले मैंने कल या परसों बताया था। इजराइल की एक कमांडो यूनिट भी इस बार ईरान के अंदर घुसी थी और कुछ उसने करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह से वो फेल हो गई। उसके कुछ लोग पकड़े भी गए।
और ईरान उनको रखे हुआ है एक फाइनल नेगोशिएशन के लिए, यानी जब फाइनल कोई ऐसा बड़ी लड़ाई होगी उसके बाद सीज फायर होगा, उसके नेगोशिएशन के लिए ईरान उनको रखे हुए। तो ये देखिए जो एक जो लेबनान की बात मैंने बताई कि लेबनान में हिजबुल्ला अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, रॉकेट्स की मार कभी भी वहाँ से शुरू हो सकती है, और वो पूरा जो युद्ध की पिक्चर है गाज़ा में भी उसको भी बदलेगा, गाज़ा की सीज फायर को भी वो प्रभावित करेगा, क्योंकि वैसी जैसी मार हिजबुल्ला कर रहा था वैसी मार अगर दोबारा शुरू होती तो आप सोचिए क्या होगा। फिर देखिए सीरिया, अब सीरिया में अल शरा जब यहाँ तक आ गया कि इजराइल की सॉवरेंटी ये गोलन हाइट्स पे मानने लगा, जिसपे उसका नाम पड़ा जोलन हाइट्स या गोलन हाइट्स जो भी कही, 1967 में जिसको इजराइल ने एनेक्स किया था, उसमें इजराइल को दे रहा है वो, लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है हम इससे खुश नहीं है, हमें और चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि ठीक है ये तो हम लेंगे ही, लेकिन कुनैत्रा और दारा और तमाम जगह हम बने भी रहें। हम वो क्लेम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल को भाई क्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन हम बने रहेंगे वहां एज एन ऑक्यूपाइंग फोर्स। खुल के कह रहा है, एक पूरा एक ऐसी फोर्स जो कि उस वहां पर उस इलाके को कंट्रोल कर रही है, उस रूप में हम बने रहेंगे। ये भी अल शरा माने, अब बताओ। और अल शरा की बदतमीजी देखिए कि वो ये सब बातें मानने के कगार पे, इसकी तो सच्चाई खुल गई है ना, इसकी तो अब कुछ इसमें रहा नहीं है। फिर आप देखिए कि एक तरफ अल शरा जुलानी जैसे लोगों की गद्दारी है, अरब मुल्कों की गद्दारी है, क्योंकि अरब मुल्क भी देखिए बार बार ट्रंप कह रहा है कि ये लोग नॉर्मलाइजेशन चाह रहे हैं, ये लोग इजराइल से दोस्ती चाह रहे हैं। अब अरब मुल्क सब चुप है। अब उसमें देखिए ठीक है, चार पांच मुल्क चुप रहे हैं, लेकिन एक दो तो बोल सकते हैं ना, कोई तो ऐसी स्थिति कम से कम हो सकती है जिसमें वो विरोध करे। ट्रंप बेहाई से मतलब पूरा बेहया होके ये कह रहा है कि हमने 6 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर अरब देशों से ले लिया, और अब गाजा में तस्वीर देखिए, बेचारे बच्चे भूखे अपना एक उसका आटे का बैग लेके चल रहे हो सकता है, और उसके अंदर मैंने बताया था कि ऑक्सीसोडोन नाम के पिल्स भी उसमें पाए गए, जो कि पूरी फर्टिलिटी रेट खत्म कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया था, मैं कुछ कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। खैर, तो ये जो देखिए जो एक पूरी सिचुएशन बन रही है अरब देशों की। अच्छा, उधर क्या हो रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया में कुछ बड़े प्रो पैलेस्टाइन डेमोन्स्ट्रेशन हुए, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि इजराइल के साथ है, अमेरिका के कहने। और इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में एक्टिविस्ट को जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने मारा, एक तो एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट, उसकी एक आंख ऑलमोस्ट चली जा रही है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इस तरह के हमले, हालांकि इंग्लैंड में दूसरी चीज़ हो रही है। इंग्लैंड में अभी ग्लैटन्सबरी नाम का फेस्टिवल चल रहा है, म्यूजिक फेस्टिवल, जिसमें कई बैंड्स, उन लोगों ने फिलिस्तीन का एंथम बजाया, उन्होंने पूरा लिखा कि इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड, बड़े से एक उसमें मतलब एक जो स्क्रीन होता है जो डिस्प्ले किया जाता है उसमें लिखा। और भी वो उसके कुछ जो सिंगर्स हैं उन्होंने इंशाअल्लाह कहा, इंशाअल्लाह पैलेस्टाइन विल बी फ्री। जो ब्रिटिश सिंगर्स हैं उन्होंने इस तरह से बात की, उससे और भक्तों को मिर्ची लगी और इस तरह से हुआ। लेकिन एक तरफ तो ये इंग्लैंड में ऐसा लग रहा है कि जो प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट है उसको कुछ और गति मिली है, लेकिन बाकी जगह दमन और बढ़ा है। और दमन इस तरीके से हो रहा है इस बार कि पूरा, जिसे एक बार ये लोग चाहते हैं, पूरी जो वर्ल्ड लॉबी है, जो ग्लोबल नॉर्थ की अमीर देशों की लॉबी है, कि ये जो विकासशील देश है, ईरान, भारत, पाकिस्तान, इस तरह तमाम, इनको ये दिखा देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो, तुमने अगर हमारा विरोध किया। लेकिन ईरान ने तो स्टैंड ले ही लिया है, बाकी लोगों ने भी स्टैंड लिया है। भारत की समस्या है, भारत में एक और शर्मनाक बात सामने आई कि कुछ भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, संभवतः उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध में इजराइल के लिए काम किया, ऐसी कुछ चीज़ें भी आई। और ईरान ने अब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कैंसिल कर दिए हैं और वो चाइना को दे दिए। ये तो होगा ना, अगर तुम ऐसे पक्षपात करोगे एक युद्ध के समय, जबकि ईरान के साथ आधे घंटे 45 मिनट बात की मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ, पेजेश्कियान से, और ईरान के ऑफिशियली आप ईरान के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि भारत अगर अपनी पोजीशन उसने क्लैरिफाई नहीं किया तो भारत के लोग और ज़्यादा
भारत की जो टैलेंट है, भारत का जो सब कुछ जिसके बल पे मोदी चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि वो भारत एक बड़ी पावर है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो सब भी ठहर जाएगा। अभी जग जाओ वरना आगे पछताना पड़ेगा। ये देखिए आज की खबरें थी, कल फिर आपके आगे हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।